हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का स्वागत करता हूं और आज अपने इस वीडियो में लोग बात करेंगे 4 अप्रैल 2025 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में रहे। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है और मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारी क्लास होती है, यहाँ पर दैनिक जागरण, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, डीडी न्यूज, पीआईबी, एएनआई के महत्वपूर्ण खबरों को समाहित किया जाता है। जो क्लास हमारी आरओ परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ यूपी पीसीएस, बीपीएससी तथा अन्य एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास होती है। डेली न्यूज़पेपर और अन्य वेबसाइटों पर आधारित जो महत्वपूर्ण खबरें होती है, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, उन सभी को यहाँ पर समाहित करने का प्रयास किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ सूचना दे दूं। आरओ ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज हमारी स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर अब तक 4 सेट लगाए भी जा चुके हैं। तो यहाँ पर देखा जाए, जो आरओ ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज है, इसमें 50 सेट टोटल है। ठीक है, टोटल 50 सेट है और इसकी खासियत क्या है, कुछ खासियत मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो टेस्ट है, ये टेस्ट किस प्रकार से होंगे, जैसे आप एग्जाम देने इस बार जाएंगे तो वहां पर एग्जाम में होंगे टोटल आपके 200 प्रश्न। ठीक है, 200 प्रश्न वहां पर होंगे। ये फुल लेंथ टेस्ट से इतर है, ये फुल लेंथ टेस्ट की तरह नहीं है। इसको आप डेली प्रैक्टिस करने के लिए यूज कर सकते हैं। फुल लेंथ टेस्ट आप 200 क्वेश्चन के डेली नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो चाहिए क्या कि डेली आपने कुछ पढ़ा तो आपकी प्रैक्टिस भी साथ साथ होती रहे। और ये प्रैक्टिस भी कैसे, कंबाइंड प्रैक्टिस है। कंबाइंड प्रैक्टिस है। कंबाइंड प्रैक्टिस में क्या होगा, यहाँ पर देखा जाए तो हर टेस्ट में, ठीक है, 50 प्रश्न होंगे और उस तरीके से देखा जाए तो टोटल 2500 प्रश्नों की आप प्रैक्टिस करेंगे। हर टेस्ट में 50 प्रश्न होंगे जिसमें जीएस और हिंदी दोनों समाहित होंगे। 35 प्रश्न इसमें जीएस के होंगे। ठीक, जो 35 प्रश्न होंगे वो जीएस के होंगे, जबकि जो 15 प्रश्न होंगे, ठीक, 15 प्रश्न किसके होंगे, ये हिंदी के होंगे। 15 प्रश्न हिंदी के होंगे। और जो जीएस होगा ना, उसमें करंट अफेयर और रीजनिंग को भी समाहित किया जाएगा, यानी कि लगभग 4 क्वेश्चन करंट अफेयर के होंगे, 2 क्वेश्चन इसमें रीजनिंग के भी शामिल होंगे। टाइम बाउंड प्रैक्टिस होगी, करीब 40 से 45 मिनट के अंदर आपको ये सारे प्रश्न सॉल्व करने होंगे। जैसा आप एग्जाम में देंगे सेम वैसे ही ऑनलाइन इसकी प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आप ऑनलाइन जब प्रैक्टिस करते रहेंगे तो प्रश्नों को सॉल्व करने का, प्रश्नों को टैकल करने का तरीका आपके दिमाग में बैठ जाएगा, आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे। चलिए, तो ये था आरओ बैच। इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। कमेंट बॉक्स में जाएंगे तो पिन कमेंट में भी लिंक दिया हुआ है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर जो वीडियो क्लास होती है करंट अफेयर की, उसके बारे में कुछ चीजें मैं आपको बता दूं। अगर आप चाहते हैं कि जो हमारी करंट की क्लास होती है, इससे संबंधित जो पीपीटी होती है, प्रिंटेबल पीडीएफ होता है, कंप्लीट पीडीएफ होता है, टेस्ट इत्यादि जो जो कुछ भी होता है, उसको अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारा जो मंथली पैकेज है अप्रैल महीने का, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक भी कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। इसमें आपको क्या क्या मिलता है, डेली आपको शाम को 7:30 बजे वीडियो मिल जाता है। प्रतिदिन ऐप पर आपको 10 ऑनलाइन एमसीक्यू टेस्ट मिल जाते हैं। महीने के एंड में ये एमसीक्यू टेस्ट जो होता है एक फुल लेंथ टेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जहां पर 100 क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद देखा जाए प्रतिदिन आपको प्रिंटेबल पीडीएफ दे दी जाती है, ऐप पर चित्रात्मक पीडीएफ भी दे दी जाती है। ऐप पर आपको चित्रात्मक पीडीएफ भी दे दी जाती है। उसी के साथ देखा जाए महीने के अंत में कंप्लीट पीडीएफ और 100 एमसीक्यू का टेस्ट भी आपको प्रदान किया जाता है। पीडीएफ, पीपीटी, डाउट डिस्कशन इत्यादि जो कुछ भी आपके समस्याएं हैं उनके निराकरण के लिए एक व्हाट्सएप कम्युनिटी भी बनी हुई है, जिस व्हाट्सएप कम्युनिटी को जो आप ज्वाइन करेंगे तो आपको जो पीडीएफ है वो पीडीएफ आपको वहां से डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाता है, जिससे आप उसे आसानी से प्रिंट आउट निकलवा के, प्रिंट करवा के आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं। और खास बात यह है कि हमारा सारा कंटेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। मतलब जो कुछ भी है, सिर्फ क्लास जो होती है, मैं बोलता हिंदी में हूं लेकिन हमारी क्लास होती है बाइलिंगुअल। सारा कंटेंट इंग्लिश हिंदी दोनों माध्यम में उपलब्ध है। तो आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। वेबसाइट पर आप जाना चाहते हैं तो वेबसाइट से कैसे कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में, जल्दी से। आपको सर्च करना होगा SSGCP, समसामयिक घटना चक्र पब्लिकेशन, आप सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद हमारा होम पेज खुल जाएगा और होम पेज जब खुलेगा उसके बाद आपको जाना होगा कहां पर, आपको जाना होगा वीडियो लेक्चर में। ठीक है, वीडियो लेक्चर में जब आप जाएंगे और वीडियो लेक्चर में जैसे ही आप जाएंगे, न्यू रिलीज में सबसे पहले आपको मिल जाएगा अप्रैल अप्रैल महीने का जो टेस्ट है वो आपको दिख जाएगा यहीं पर। इसी पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए आज 4 तारीख है, ये वीडियो अपलोड होगा उसके बाद यहाँ पर 4 तारीख का भी अपडेट कर दिया जाएगा। यहाँ पर सारी चीजें लगी हुई हैं, वीडियो लगा है, पीडीएफ लगी हुई है चित्रात्मक जो क्लास पीपीटी होती है, फिर उसके बाद में टेस्ट लगा हुआ है, सब कुछ अपडेट चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो इसको आप ज्वाइन करना चाहे आप ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे ज्वाइन करेंगे, क्या ज्वाइन करेंगे, इसके लिए मैं आपको बता दूं। यहाँ पर देखिए आप बाय नाउ पर जैसे क्लिक करेंगे तो बाय नाउ पर क्लिक करने के बाद एक स्लॉट खुल जाएगा, वहां पर एक कॉइन का ऑप्शन आएगा। आपने किताबें खरीदी होंगी, आपको कुछ कॉइन कलेक्ट होंगे आपके कॉइन में, ठीक है, कार्ट में, उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। ये मूल्य 25 रुपए से घटकर 18 रुपए 75 पैसे हो जाएगा। 18 रुपए 75 पैसे में आप करंट अफेयर का पैकेज हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको डेली जो क्लास है, क्लास की पीडीएफ, पीपीटी, टेस्ट इत्यादि सब कुछ मिलता रहेगा। आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी के जरिए जोड़ दिया जाएगा और डेली सब कुछ डेली अपडेट होता है, टाइम बाउंड अपडेट होता है। 7:30 बजे सब कुछ अपडेट हो जाता है। ठीक है,
चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। सबसे पहले दिवस पर चर्चा करें। आज कौन सा दिवस मनाया जा रहा है? देखा जाए 4 अप्रैल का जो दिन होता है इसको विश्व गाजर दिवस के रूप में मनाते हैं। वर्ल्ड कैरेट डे के रूप में मनाया जाता है 4 अप्रैल का दिन। ठीक है, यहां पर चर्चा करें। दुनिया भर में हर साल 4 अप्रैल को विश्व गाजर दिवस के रूप में मनाया जाता है। गाजर दिवस को बनाने के पीछे का उद्देश्य लोगों को गाजर के सेवन करने से मिलने वाले फायदों के प्रति जागरूक करना है। ठीक है, आगे देखें। सबसे पहले इस दिन को मनाने की शुरुआत कब की गई थी? सबसे पहले गाजर दिवस मनाने की शुरुआत 2003 में किया गया था। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। ये जो 4 अप्रैल का दिन होता है इसको किस रूप में मनाया जाता है? इसको गाजर दिवस के रूप में मनाया, विश्व गाजर दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ ही साथ विश्व खनन या विश्व खान जागरूकता दिवस के रूप में, यानी कि जो खदान जागरूकता होती है ना, विश्व खदान, जिसको आप माइन कहते हैं, जागरूकता दिवस। ठीक है, ये कब मनाया जाता है? ये भी मनाया जाता है 4 अप्रैल को ही। तो यहां पर आपको 2 दिवस पता चले, विश्व गाजर दिवस और विश्व खदान या खान जागरूकता दिवस। जो खदान होती है उनके प्रति जागरूक करने के लिए लोगों को विश्व खादान दिवस मनाया जाता है। खाद्यान्न नहीं, खदान। ठीक है, 4 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए अब हम खबरों पे चर्चा करें। महत्वपूर्ण खबर है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। रेलवे के कुछ आंकड़े हैं और रेलवे से संबंधित सवाल आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, रेलवे से संबंधित एक सवाल, चाहे वो पहली किसान रेल हो या फिर रेलवे से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हो, यूपी पीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन है, कुछ भी ऐसा होता है तो वहां से पूछ सकते हैं। तो इस वजह से याद रखिएगा। देखिए, भारत ने वित्त वर्ष 2024-25 में 1681 रेल इंजनों का निर्माण, ठीक है, 1681 रेल इंजनों का निर्माण करके अमेरिका और यूरोप को पीछे छोड़ दिया है। यानी कि एक वित्त वर्ष के दौरान देखा जाए भारत में 1681, कितना, 1681 रेल इंजन बने एक वित्त वर्ष में। यहां पर चर्चा करें, भारत ने वित्त वर्ष 2024-25 में 1681 रेल इंजनों का निर्माण कर अमेरिका और यूरोप को पीछे छोड़ दिया है। पिछले वित्त वर्ष में 2023-24 का जो वित्त वर्ष था वहां पर देखा जाए तो 1472, यानी कि पिछले वित्त वर्ष में कितना, 1472, 1472 रेल इंजन का निर्माण किया गया था। और इस बार कितना किया गया है? 1681 रेल इंजनों का निर्माण किया गया। और 1681 रेल इंजनों के निर्माण के साथ ही देखा जाए तो यहां पर भारत ने अमेरिका और यूरोप को पीछे छोड़ दिया है। और ये जो वृद्धि हुई है, इस वृद्धि के बारे में चर्चा की जाए तो यहां पर देखा जाए निर्माण की तुलना में 19% की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, पिछले वित्त वर्ष की तुलना में इस वित्त वर्ष में 19% की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक, ये पॉइंट याद रखिएगा। आगे देखिए, यह रिकॉर्ड निर्माण देश में, ठीक है, यह रिकॉर्ड निर्माण देश में रेल इंजन निर्माण के लिए अब तक की सबसे अधिक है। ठीक है, जो निर्माण रिकॉर्ड है यह रेल निर्माण में अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि है। ठीक है, आगे बात करें, वर्ष 2014 के बाद 10 वर्षों में रेल इंजन निर्माण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 10 वर्षों में देखा जाए, पिछले 10 सालों में 2014 के बाद से रेल इंजन का निर्माण जो है वो भारत में बढ़ा है। ठीक है, आगे हम चर्चा कर ले। इस दौरान 9168 इंजनों का निर्माण हुआ है। इससे वार्षिक औसतन लगभग 917 की वृद्धि हुई है। ठीक है, हर साल लगभग 917 रेल इंजन बढ़े ही हैं 2014 के बाद से, पिछले 10 सालों में। चलिए अगली खबर पर चर्चा करें। जापान के टोक्यो में 7वीं भारत जापान समुद्री कार्यवार्ता संपन्न हुई है। जापान के टोक्यो में जो भारत जापान समुद्री कार्यवार्ता हुई थी, इसका आयोजन कहां पर किया गया था? परीक्षा में आपसे पूछ ले, और ऐसी वार्ता आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। क्यों पूछा जा सकता है? 2024 यूपीपीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा में जो प्रमुख वार्ताएं हुई, जो मंत्री स्तरीय या विभागीय वार्ताएं हुई, वहां से संबंधित सवाल भी पूछा गया है। ठीक है, करंट अफेयर में। तो इस वजह से जो इंपॉर्टेंट है उनको आप जाने रहिएगा। मैं वही जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, मैं उन्हीं चीजों को यहां पर कराने का प्रयास करता हूं। ठीक है, चर्चा करें। जापान के टोक्यो में 7वीं भारत जापान समुद्री कार्यवार्ता का आयोजन किया गया था। परीक्षा में आपसे पूछ ले कि 7वीं भारत जापान समुद्री कार्यवार्ता का आयोजन कहां पर किया गया था? टोक्यो में किया गया था। ठीक है, ये जाने रहिएगा। और ये कब संपन्न हुई? 2 अप्रैल को हुई थी। ठीक है, इस दौरान दोनों देशों ने समावेशी विकास और वैश्विक कल्याण के लिए अनुकूल सुरक्षित समुद्री वातावरण बनाए रखने के स्वरूपों पर चर्चा की। जो ये आयोजन हुआ था, यहां पर देखा जाए तो दोनों देशों के बीच में जो समावेशी विकास है उसको बढ़ावा देने, साथ ही साथ वैश्विक कल्याण के लिए अनुकूल सुरक्षित समुद्री वातावरण को बनाए रखने के प्रयास पर जोर दिया गया था। आगे हम चर्चा करें। दोनों पक्ष समुद्री क्षेत्र जागरूकता, अवैध समुद्री गतिविधियों का मुकाबला करने, क्षमता विकास और क्षमता निर्माण गतिविधियों के लिए साझा प्रयासों को मजबूत करने पर सहमत हुए। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व निशस्त्रीकरण और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मामलों के संयुक्त सचिव
क्या नाम है इनका? इनका नाम है मुआनुपुई सेवाई। जबकि जापान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? तो जापान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व एशियाई और महासागरीय ब्यूरो के उप महानिदेशक काशीवाबारा युताका ने किया था। ठीक है, तो यहां पर ये जाने रहिएगा, आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अगली खबर पर चर्चा करें। वित्त वर्ष 2024-25 में 5150 किलोमीटर का लक्ष्य की तुलना में 5600 किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया गया। जो वित्त वर्ष 2024-25 है, यहां पर देखा जाए तो संसद में देखा जाए तो अपने वक्तव्य में जो राजमार्ग मंत्रालय है, वहां पर राजमार्ग मंत्रालय के जो मंत्री हैं उनके द्वारा बताया गया कि वित्त वर्ष 2024 जो था 24-25 जो था, इसमें देखा जाए तो 5150 किलोमीटर के लक्ष्य की तुलना में 5600 किलोमीटर से अधिक के राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया गया है। यहां पर चर्चा कर ले, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने वित्त वर्ष 2024-25 में 5150 किलोमीटर, ठीक है, 5150 किलोमीटर यानी कि 5150 किलोमीटर का जो लक्ष्य था उसकी तुलना में इतना लक्ष्य निर्धारित किया था कि वित्त वर्ष 2024-25 में हम इतने, ठीक है, इतने किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण करेंगे। लेकिन हुआ कितना? 5600 किलोमीटर यानी 5600 किलोमीटर का निर्माण कर दिया। ठीक है, 5600 किलोमीटर का निर्माण इन्होंने एक वित्त वर्ष के दौरान किया था। ये पॉइंट याद रखिएगा, 5600 वित्त वर्ष का निर्माण किया है यहाँ पर। और ये खबर है 2 अप्रैल की, ठीक है, आकाशवाणी की खबर है, आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट भी है। चलिए आगे हम बात करें। राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना विकास के लिए पूंजीगत व्यय 2,40,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य के मुकाबले अस्थायी रूप से 2,50,000 करोड़ रुपए से अधिक के अब तक के उच्च स्तर पर पहुंच गया। यानी कि देखा जाए इस बार जो वित्त वर्ष 2024-25 था उसमें सबसे ज्यादा 5600 किलोमीटर का राजमार्ग बनाया गया पिछले 1 साल में। ठीक है, और इस दौरान जो खर्च निर्धारित किया गया था, लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि हम इतने रुपए ही पूंजीगत जो हमारा व्यय होगा वो लगभग 2,40,000 करोड़ रुपए का व्यय होगा। लेकिन उससे भी ज्यादा व्यय हुआ। क्यों? जब भाई रोड ज्यादा बनी है, रोड ज्यादा बन के तैयार हुआ तो अस्थायी रूप से व्यय भी हमारा ज्यादा हो गया। और जब व्यय ज्यादा हुआ तो कितना व्यय ज्यादा हुआ? यहाँ पर देखा जाए 2,50,000, ठीक, 2,50,000 करोड़ रुपए से अधिक का व्यय हुआ। ठीक है, जो अब तक के सबसे उच्चतम स्तर पर है। पिछले वित्त वर्ष 2023-24 की तुलना में समग्र पूंजीगत व्यय का लगभग 21% और वित्त वर्ष 2022-23 की तुलना में लगभग 45% की वृद्धि हुई है। यानी कि इस बार जो खर्च हुआ है वो जो वित्त वर्ष 2023-24 का था, 23-24 की तुलना में देखा जाए तो 21% की वृद्धि दर्ज की गई है। और 2022-23 की तुलना में देखा जाए तो 45% ज्यादा खर्च हुआ है इस बार। ठीक है, और रोड भी ज्यादा बन के तैयार हुई है। अगली खबर पर चर्चा करें, परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण है और ये आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। नियुक्तियों के सेक्शन से ये पॉइंट आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। यहां पर देखिए, डॉक्टर पूनम गुप्ता को भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया। अभी देखा जाए 1 अप्रैल को जो दिन होता है, 1 अप्रैल का दिन, 1 अप्रैल को आरबीआई का स्थापना दिवस, आरबीआई का स्थापना दिवस मनाया जाता है। आरबीआई का मुख्यालय कहां पर है? अभी फिलहाल तो मुंबई में है। ठीक है, अभी फिलहाल मुंबई में है। आरबीआई की स्थापना, 1 सेकंड रुक जाइए, आरबीआई की स्थापना हुई थी, ये हुई थी 1935 में। कब? 1935 में हुई थी। 1935 में स्थापना हुई थी। किस कमेटी की सिफारिश पर हुई थी? यंग हिल्टन कमेटी की सिफारिश पर हुई थी। ठीक है, देखा जाए तो 2025 में इसने अपना 90वां स्थापना दिवस मनाया है। आरबीआई ने स्थापना दिवस मनाया है। और यहां पर एक पॉइंट याद रखिए, जो 2025 में स्थापना दिवस मनाया गया है, यहां पर मुख्य अतिथि कौन थी? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहां पर मुख्य अतिथि थी। एक चीज और जाने रहिएगा, जो ये 1935 में स्थापना हुई थी तो आरबीआई एक्ट के अधीन इसकी स्थापना हुई थी। और जो आरबीआई एक्ट आया था, आरबीआई एक्ट कब आया था? आरबीआई एक्ट आया था 1934 में। और ये 1934 का आरबीआई एक्ट के अधीन ही 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। ठीक है, मुख्यालय की बात कर लें, आरबीआई का मुख्यालय, तो आप सब जानते होंगे कि जो आरबीआई का मुख्यालय है वो फिलहाल तो मुंबई में है।
लेकिन जब आरबीआई बना था, स्थापना जब हुई थी, यानी कि 1935 में देखा जाए, 1935 से 1937 तक जो आरबीआई था, आरबीआई का मुख्यालय कहां पर था? ये था कलकत्ता में, ठीक है, कलकत्ता में इसका मुख्यालय था। और 1937 में आरबीआई की स्थापना, जो मुख्यालय था उसको कन्वर्ट करके कहां पर कर दिया गया? वापस से मुंबई शिफ्ट कर दिया गया, कलकत्ता से मुंबई शिफ्ट कर दिया गया 1937 में। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि आरबीआई का मुख्यालय जो है वो कलकत्ता से मुंबई किस सन में शिफ्ट किया गया? 1937 में शिफ्ट किया गया। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई एक्ट के, जो आरबीआई एक्ट 1934 था, उसी के तहत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। कौन सी कमेटी की सिफारिश पर की गई थी? तो आरबीआई की स्थापना यंग हिल्टन कमेटी की सिफारिश पर की गई थी। 2025 में इसने अपना 90वां स्थापना दिवस मनाया है। वहीं पर देखा जाए तो 2000 जो स्थापना दिवस था, स्थापना दिवस में मुख्य अतिथि के तौर पर द्रौपदी मुर्मू सम्मिलित हुई थी। और यहां पर ये जाने रही कि वर्तमान में जो संजय मल्होत्रा है वो आरबीआई के गवर्नर है। और अब देखा जाए पूनम गुप्ता को डिप्टी गवर्नर यहां पर नामित कर दिया गया है, ठीक है, डिप्टी गवर्नर नामित किया गया पूनम गुप्ता को। चर्चा करें, डॉक्टर पूनम गुप्ता को भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। वे नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च नई दिल्ली में महानिदेशक पद पर कार्यरत थी, ठीक है। कहां पर कार्यरत थी ये जाने रहिए। यहां पर आप फोटो देखिए, फोटो देखेंगे तो चीजें आपको ज्यादा याद रहेंगी। डॉक्टर पूनम गुप्ता है, ये पहले देखा जाए तो नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च नई दिल्ली में जो है वहां पर ये निदेशक के पद पर कार्यरत थी। आगे हम देखें, इन्होंने 3 वर्ष के लिए रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर का कार्यभार संभाला है। मतलब ये 3 साल तक इस पद पर रहेंगी, रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर पर 3 साल तक रहेंगी। इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो जो डिप्टी गवर्नर बनी है, देखिए आरबीआई जो होता है उसमें गवर्नर तो एक होते हैं, लेकिन डिप्टी गवर्नर 3-4 होते हैं, ठीक है। तो वहां पर देखा जाए एक गवर्नर थे जिनका नाम था, डिप्टी गवर्नर थे माइकल देवपात्रा, ठीक है, माइकल देवव्रत पात्रा इनका नाम था। जनवरी 2025 में ये रिटायर हो गए थे। और इनके इस्तीफे, मतलब रिटायर नहीं, सॉरी, इस्तीफा इन्होंने दे दिया था। और इस्तीफा देने के बाद इनका पद जो था वो खाली था। और पद खाली होने के बाद डॉक्टर पूनम गुप्ता जो है इनको उस पद पर नामित किया गया है, नियुक्त किया गया है। चलिए अगली खबर पर चर्चा करें। अभिनेता और निर्देशक मनोज कुमार का 87 वर्ष की आयु में आज सुबह निधन हो गया। आज सुबह, यहां पर लिखा, ये आज ही की खबर है, 4 अप्रैल की ही खबर है, आज सुबह की खबर है, ठीक है। जाने माने अभिनेता और निर्देशक मनोज कुमार आज सुबह मुंबई में निधन हो गया। वे 87 वर्ष की आयु में, 87 वर्ष की आयु में थे। अपनी देशभक्ति फिल्मों के लिए वो भारत कुमार के नाम से भी प्रसिद्ध थे। देशभक्ति फिल्मों के लिए जो मनोज कुमार थे, इनको भारत कुमार के नाम से भी जाना जाता था। है प्रीत जहां की रीत सदा, उस गीत को मैं दोहराता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं, इसी वजह से इनको भारत कुमार कहा जाता था, ठीक है। इनका निधन हो गया है आज। दशकों तक भारतीय सिनेमा में अतुलनीय योगदान के लिए उन्होंने प्रतिष्ठित पद्मश्री और दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, ठीक है। इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है और दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। ये पॉइंट जाने रहिएगा। मनोज कुमार ने फिल्म जगत में उपकार जो आई थी इनकी 1967 में, जो उपकार फिल्म थी 1967 की है। पूरब और पश्चिम 1970 की है। क्रांति 1981 में आई थी, जैसी क्लासिक फिल्में दी हैं। उनकी कुछ अन्य लोकप्रिय फिल्में जैसे पत्थर के सनम, शोर, सन्यासी, रोटी कपड़ा और मकान इत्यादि हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट जाने रहिएगा, कुछ महत्वपूर्ण फिल्में हैं। और इनको पद्मश्री से नवाजा जा चुका है, साथ ही साथ दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी नवाजा चुका है। इनको भारत कुमार के नाम से जाना जाता था। आज सुबह 87 वर्ष की अवस्था में मुंबई में इनका निधन हो गया। चलिए अगली खबर पर चर्चा करें। अंतरराष्ट्रीय खबर है, हंगरी, ठीक है। हंगरी ने अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय, जिसको आप इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कहते हैं, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ठीक है, आईसीसी अलग होने की घोषणा कर दी है। यहां पर देखा जाए, हंगरी सरकार ने अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय आईसीसी से हटने की घोषणा की है। यह निर्णय प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मिलने के बाद ली, ठीक है। बेंजामिन नेतन्याहू से, जो हंगरी के जो प्रधानमंत्री थे, उनकी मुलाकात हुई। और मुलाकात के कुछ घंटों बाद ही उन्होंने घोषणा कर दी कि हम, ऐसा है जो अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय उसको हम छोड़ रहे हैं, भैया ये राजनीतिक हो गया, इसमें हमको नहीं रहना है। बहाना क्या बताया कि अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय जो है वो राजनीतिक संस्था बनती जा रही है, राजनीति कर रही है, पॉलिटिक्स कर रही है, इसी वजह से हम इसको छोड़ रहे हैं। और वहीं पर देखा जाए, जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं, उनके उनके खिलाफ जो अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय है ना, इस अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने वारंट जारी कर रखा है, ठीक है, वारंट जारी कर रखा है, गिरफ्तारी का वारंट जारी कर रखा है। क्यों? जो इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध हो रहा था, तो गाजा पट्टी पर जो हमला हुआ, गाजा पट्टी पर इजराइल ने जो हमला किया, ठीक है, हमास के जो ठिकाने थे वहां पर डिस्ट्रॉय करने के लिए, तो उसमें कुछ सिविलियंस की भी जान गई। इसके बाद क्या हुआ कि कुछ राष्ट्रों ने मिलकर
जो अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय था वहां पर मुकदमा दायर कर दिया और अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने देखा जाए तो बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट भी जारी कर रखा था। और वो अरेस्ट वारंट इस हद तक खुमार चढ़ा कि जो हंगरी सरकार है वो भी कह रही है कि ऐसा है कि अब राजनीतिक संस्था बनती जा रही, इसी वजह से हम छोड़ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय को। परीक्षा में आपसे पूछ सकता है कि हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय को छोड़ने की घोषणा करी है? नाम याद रखिएगा, हंगरी ने घोषणा करी है। और यहाँ हंगरी के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, यह नाम जरूर याद रखिएगा, विक्टर ओरबान इनका नाम है। ठीक है, क्या नाम है? विक्टर ओरबान इनका नाम है। चलिए आगे वही चीजें लिखी है कि बेंजामिन नेतन्याहू पर आईसीसी की गिरफ्तारी वारंट है। आईसीसी हंगरी से बाहर होने के पीछे का कारण हंगरी के आईसीसी राजनीतिक होना बताया है। ठीक है, चलिए अगली खबर पर चर्चा करें। लखनऊ में अनंत नगर योजना की शुरुआत की गई है। उत्तर प्रदेश स्पेशल के दृष्टिकोण से यह वाक्य परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और अनंत नगर योजना को आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। यह आपके परीक्षा के लिए, प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मुख्य परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट है। यहां पर हम चर्चा करें, 4 अप्रैल को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अनंत नगर योजना की शुरुआत की गई है। अनंत नगर योजना का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया है। जो ये अनंत नगर योजना है, इसका उद्घाटन, इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया है? तो ये इनॉग्रेटेड बाई सीएम योगी आदित्यनाथ। ठीक है, इट इज इनॉग्रेटेड बाई सीएम योगी आदित्यनाथ। आगे हम देखें, इस योजना के तहत लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ में करीब 800 एकड़ में हाईटेक टाउनशिप विकसित करेगा। जो ये अनंत नगर योजना है ना, अनंत नगर योजना के अंतर्गत क्या किया जाएगा? लखनऊ में 800 एकड़ की जमीन है, यहां पर हाईटेक टाउनशिप विकसित किया जाएगा। और ये हाईटेक टाउनशिप विकसित कौन करेगा? जो लखनऊ विकास प्राधिकरण है। ठीक है, लखनऊ विकास प्राधिकरण जो है इसके द्वारा विकसित किया जाएगा। ये टाउनशिप जो है, ये टाउनशिप प्रोग्राम जो है, ये हरियाणा के पंचकुला जैसी सुव्यवस्थित होगी। जैसे हरियाणा के पंचकुला में एक सुव्यवस्थित टाउनशिप है, उसी प्रकार से देखा जाए तो लखनऊ में अनंत नगर टाउनशिप विकसित की जा रही है और इसी वजह से अनंत नगर योजना की शुरुआत की गई है। आपके परीक्षा के लिए अनंत नगर योजना, ये नाम ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, अनंत नगर। ठीक है, परीक्षा में आपसे पूछ ले कि हाल ही में सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा लखनऊ में 800 एकड़ भूमि पर निम्नलिखित में से कौन सी नगर परियोजना शुरू की गई है? अनंत नगर परियोजना शुरू की गई है। 4 ऑप्शन दे देगा, आप कंफ्यूज मत होइएगा, अनंत नगर जाने रहिएगा। आगे हम देखें, इस टाउनशिप में, जो ये टाउनशिप है, यहां पर क्या होगा? जो बेसिक नीड की सभी सुविधाएं जैसे अस्पताल, स्कूल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स इत्यादि यहां पर बनाए जाएंगे। ठीक है, इस टाउनशिप में। और ये कितने एकड़ में फैला होगा? 800 एकड़ में फैला होगा। चलिए अगली खबर पर चर्चा करें। नई दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ 2025 की शुरुआत की गई है। ठीक है, कहां पर? नई दिल्ली में जो स्टार्टअप महाकुंभ है इसकी शुरुआत की गई है। चर्चा कर ले, परीक्षा आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है कि स्टार्टअप महाकुंभ की शुरुआत निम्नलिखित में से किस शहर में हुई? नई दिल्ली में हुई। आगे हम देखें, 3 अप्रैल से 5 अप्रैल तक नई दिल्ली में भारत मंडपम में, नई दिल्ली के भारत मंडपम में, ये याद रखिएगा कहां पर? भारत मंडपम में, यशोभूमि, प्रगति मैदान। ठीक है, ऐसे ऑप्शन दे देगा, आप कंफ्यूज मत होइएगा, भारत मंडपम पे अड़े रहिएगा। ठीक है, चलो आगे देखें, स्टार्टअप महाकुंभ की यहां पर शुरुआत की गई है। आगे चर्चा करें, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में स्टार्टअप महाकुंभ 2025 का उद्घाटन किया। ये पॉइंट याद रखिएगा कि स्टार्टअप महाकुंभ का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? जो वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री हैं, क्या नाम है इनका? जितिन प्रसाद नाम है, उन्हीं के द्वारा, जितिन प्रसाद के द्वारा ही स्टार्टअप महाकुंभ का उद्घाटन किया गया है। आगे हम चर्चा कर ले, ये भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम का सबसे बड़ा इवेंट है। इसमें 3000 से अधिक स्टार्टअप्स, 1000 से ज्यादा इन्वेंटर्स और 50 से अधिक देशों के प्रतिनिधि यहां पे सम्मिलित होंगे। तो याद रखिएगा, ये भारत का सबसे बड़ा स्टार्टअप्स महाकुंभ है, नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। नई दिल्ली में कहां पे? भारत मंडपम में। और किसके द्वारा उद्घाटन किया गया था? तो जो मंत्री हैं जितिन प्रसाद, उन्हीं के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। चलिए आगे हम चर्चा करें अगली खबर पर। जो भारतीय एस्ट्रोनॉट है शुभांशु शुक्ला, मई 2025 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाएंगे। मैंने आपको बताया था आज से करीब 6 महीने पहले एक्सियोम 4 मिशन पर एक मैंने वीडियो बनाया था, 2 मिनट करंट न्यूज के अंतर्गत एक शॉर्ट वीडियो था। वहां पर मैंने आपको बताया था कि एक्सियोम 4 मिशन के बारे में डिटेल में बताया था। ठीक है, और उसी मिशन के तहत जो अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन है वहां पर, जो भारत का जैसे गगनयान मिशन है, गगनयान मिशन के लिए जो भारत के गगन यात्री जाएंगे स्पेस में, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा कि गगनयान जब जाएगा उसके पूर्व जो कुछ एक्सपीरियंस है कि कैसा एक्सपीरियंस वहां पर होगा, क्या होगा, कैसा माहौल होगा, उन सारी चीजों को परखने के लिए देखा जाए तो भारत और अमेरिका, ठीक है, अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा, नासा के अधीन एक एक्सियोम कंपनी कार्य करती है। उसी एक्सियोम के साथ एक्सियोम मिशन, वो एक्सियोम कंपनी अपना एक्सियोम 4 मिशन भेज रही है। ठीक है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। उसमें 4 अंतरिक्ष यात्री जाने वाले हैं।
उन्हीं 4 अंतरिक्ष यात्रियों में एक अंतरिक्ष यात्री कौन होंगे? भारत के होंगे और उनका नाम क्या है? शुभांशु शुक्ला। इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था। यहाँ पर पॉइंट क्या-क्या है, उन पॉइंट्स पर चर्चा कर लें, आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। 3 अप्रैल को नासा द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला मई 2025 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाएंगे। यहाँ पर देखा जाए 3 अप्रैल को जानकारी दी गई कि मई में एक्सियोम 4 मिशन लॉन्च किया जाएगा और जो शुभांशु शुक्ला है, ठीक है, शुभांशु शुक्ला को भेजा जाएगा कहां पर? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर। कुछ चर्चा कर ले, पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। मिशन के दौरान शुभांशु शुक्ला जो है ये 14 दिन तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रुकेंगे। ठीक है, आगे देखें, नासा और इसरो के बीच हुए एग्रीमेंट के अंतर्गत शुभांशु शुक्ला एक्सियोम 4 मिशन के तहत ISS पर जाएंगे, यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाएंगे। इस मिशन में पैगी विटसन कमांडर होंगे, वहीं शुभांशु शुक्ला पायलट होंगे। जो पैगी विटसन है, जो एक्सियोम 4 मिशन है, नाम याद रखिएगा, एक्सियोम 4 मिशन के जो कमांडर है वो कौन है? पैगी विटसन। 4 लोग यहां पर जा रहे हैं एक्सियोम 4 मिशन के अंतर्गत, पैगी विटसन उसके कमांडर है। और जो शुभांशु शुक्ला है ये किस तौर पर होंगे? पायलट के तौर पर होंगे। एक्सियोम 4 मिशन के मेन पायलट जो है शुभांशु शुक्ला होंगे। इसके अलावा साल्वा ओसाज और टिबोर कापू मिशन के एक्सपर्ट होंगे, यानी कि यहां पर 4 लोग जो जा रहे हैं उनका सबका नाम दिया हुआ है, टिबोर कापू, साल्वो ओसाज, पैगी विटसन, शुभांशु शुक्ला, यही 4 लोग जा रहे हैं। यहां पर देखा जाए शुभांशु शुक्ला इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर हैं, ये पॉइंट जाने रहिएगा, इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर है शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला जो है या शुभांशु इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले और स्पेस में जाने वाले दूसरे भारतीय होंगे। ठीक है, ये पॉइंट जाने रहिएगा कि शुभांशु शुक्ला जो है ये स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय हैं, पहले भारतीय बनेंगे। इस पॉइंट को जरूर जाने रहिएगा, स्पेस स्टेशन पे जाने वाले पहले भारतीय कौन? शुभांशु शुक्ला बनने वाले हैं। ठीक है, और जो राकेश शर्मा गए थे, राकेश शर्मा जो गए थे, ठीक है, देखा जाए तो स्पेस में जाने वाले वो पहले भारतीय थे, लेकिन स्पेस स्टेशन पे जाने वाले राकेश शर्मा स्पेस स्टेशन पे नहीं गए थे। जब उस टाइम तक तो जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन था वो निर्मित भी नहीं हुआ था जब राकेश शर्मा स्पेस में गए थे। तो यहां पर चर्चा करें, अगला पॉइंट वही दिया हुआ है कि पहले भारतीय के रूप में राकेश शर्मा ने 1984 में रूस के स्पेस क्राफ्ट से अंतरिक्ष यात्रा की थी। और जब इंदिरा गांधी ने उनसे पूछा था कि भारत कैसा दिखता है, तो उन्होंने जवाब दिया था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। चलिए अगली खबर पर चर्चा करें। अमेरिका ने जैसे पूर्व में कहा था कि हम जो विभिन्न देश हमारे प्रोडक्ट पर टैरिफ लगाते हैं हम उनके ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ लगा देंगे। और रेसिप्रोकल टैरिफ का इनका जो फॉर्मूला है वो अजीब सा फॉर्मूला है, कैसा निकाला पता नहीं। इन्होंने बता दिया कि भारत इनके जो प्रोडक्ट होते हैं वो 52% टैक्स लगाता है। भारत इनके प्रोडक्ट पर, जो इनके प्रोडक्ट होते हैं उनके प्रोडक्ट पर 52% टैक्स लगाता है, इसका आधा यानी कि इसका 50% टैक्स तो हम भी लगाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, भारत के ऊपर 26% टैक्स लगा दिया, जबकि भारत किसी भी अमेरिकी प्रोडक्ट पर 50% से 1% भी ज्यादा टैक्स नहीं लगाता है। ठीक है, तो अभी क्या जो भारत सरकार का रिस्पॉन्स है, भारत सरकार कह रहा है कि हम अभी चर्चा कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि ये किस प्रकार का टैरिफ कैसे लगाया है, इन सब चीजों को गहन जांच की जा रही है, इसका प्रभाव क्या होगा। जो टैरिफ लगा है 26%, इसका प्रभाव क्या होने वाला है, अभी इसकी भारत सरकार जांच करेगी। चलिए हम पॉइंट पर चर्चा कर लें। अमेरिका ने भारत पर 26% टैरिफ लगाया है। पॉइंट क्या है, 2 अप्रैल को अमेरिका ने भारत पर 26% टैरिफ लगाने की घोषणा करी। अभी घोषणा हुई है, ये टैरिफ अभी लागू नहीं हुआ है, ये पॉइंट जाने रहिएगा। यहां पर देखें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के रोज गार्डन में मेक अमेरिका वेल्दी अगेन इवेंट में, ठीक है, इवेंट का नाम क्या था, मेक अमेरिका वेल्दी अगेन, ये पॉइंट जाने रहिएगा, मेक अमेरिका वेल्दी अगेन। ठीक है, परीक्षा में आपसे पूछा जा चुका है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, MAGA। ठीक है, MAGA, मागा पूछा जा चुका है, मावा आप याद रखिएगा। ठीक है, मेक अमेरिका वेल्दी अगेन। इस पर एक इवेंट का आयोजन किया गया था, कहां पर, जो व्हाइट हाउस का रोज गार्डन है, इसी रोज गार्डन में मेक अमेरिका वेल्दी इवेंट आयोजित किया गया था और यहीं पर इस रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा करी गई। और यहां पर जो लिस्ट है उस लिस्ट को भी यहां पर दिखाया इन्होंने। ठीक है, जो लिस्ट जारी की गई उस लिस्ट को भी दिखाया। भारत के ऊपर तो 26% ही लगाए, अन्य देशों के ऊपर, किन्हीं किन्हीं देशों के ऊपर तो 43%, 44% तक टैक्स लगा रखा है। ठीक है, 45% वियतनाम के ऊपर लगा रखा है। चलिए आगे पॉइंट पर चर्चा करें। अमेरिकी राष्ट्रपति के अनुसार भारत अमेरिका पर 52% तक का टैरिफ लगाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि भारत अमेरिकी प्रोडक्ट पर 52% टैक्स लगाता है, इसीलिए अमेरिका भारत पर 26% टैक्स लगाएगा। यहां पर देखा जाए
भारत के अलावा चीन पर 34%, यूरोपियन यूनियन पर 20%, साउथ कोरिया पर 25%, जापान पर 24%, वियतनाम पर 46% और ताइवान पर 32% टैरिफ लगाया गया है। और यही पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस पॉइंट को जरूर याद रखिएगा। ये पॉइंट जो है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए। करंट अफेयर में आपसे सवाल मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है। एक तरफ देश दे देगा और दूसरी तरफ दे देगा टैरिफ का परसेंटेज, आपको मैच करना होगा, आपको मैच करना होगा। तो इस वजह से जाने रहिएगा कि चीन पर 34% का, यूरोपियन यूनियन पर 20% का, साउथ कोरिया पर 25% का, जापान पर 24% का, वियतनाम पर 46% का और ताइवान पर 32% का अमेरिका ने टैरिफ लगाया है। ये रेसिप्रोकल टैरिफ जो है ये 9 अप्रैल को रात 12 बजे से लागू हो जाएगा, यानी कि 2 अप्रैल को इसकी घोषणा की गई है, 9 अप्रैल को ये लागू हो जाएगा। ये दोनों डेट याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखें। निखिल सिंघल उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। निखिल सिंघल को, यह पॉइंट याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से निम्नलिखित में से किसको सम्मानित किया गया है? नाम है निखिल सिंघल। चर्चा करें पॉइंट पर, तो निखिल सिंघल एक प्रतिष्ठित मीडिया रणनीतिकार, विगर मीडिया वर्ल्ड वाइड के संस्थापक और नोएडा हाईटेक राइज फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। इनको प्रतिष्ठित उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये है निखिल सिंघल, इनको सम्मानित किया गया। और सम्मान समारोह जो हुआ था उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर शिवपाल यादव और अखिलेश यादव सम्मिलित हुए थे, उन्हीं के द्वारा इनको उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार मीडिया और जनसंपर्क उद्योग में उनके असाधारण योगदान और रणनीतिक संचार में उनकी उत्कृष्ट नेतृत्व की क्षमता को मान्यता प्रदान करता है। यह सम्मान 31 मार्च 2025 को ताज लखनऊ में तपस्या फाउंडेशन के द्वारा आयोजित एक भव्य समारोह में प्रदान किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर शिवपाल यादव और अखिलेश यादव सम्मिलित हुए थे। चलिए अगली खबर पर चर्चा करें, और अंतिम खबर हमारा क्या है? कुंभकोणम पान के पत्ते और थोवालाई जो फूल माला होती है, इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। यह कुंभकोणम जो शस्त्र रामानुजम पुरस्कार आप जानते होंगे, नाम सुना होगा, शस्त्र रामानुजम पुरस्कार, इस पुरस्कार का नाम सुना होगा, मैथमेटिक्स में दिया जाता है शस्त्र रामानुजम पुरस्कार। रामानुज एक महान गणितज्ञ, उन्हीं के नाम पर शस्त्र रामानुजम पुरस्कार दिया जाता है। और यह शस्त्र रामानुजम पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? कुंभकोणम विश्वविद्यालय के द्वारा दिया जाता है। यह पॉइंट जरूर याद रखिएगा कि शस्त्र रामानुजम पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? कुंभ ठीक है, कुंभकोणम विश्वविद्यालय के द्वारा प्रदान किया जाता है। आगे हम देखें, पॉइंट पर चर्चा कर ले। कुंभकोणम के जिक्र आया तो इसी वजह से मैंने आपको बता दिया पुरस्कार के बारे में भी चर्चा करें। जो पॉइंट है हमारा जिसपे हमको चर्चा करना है, कुंभकोणम पान पत्ता, इसको थंजावुर और थिवालाई फूल की माला जो कन्याकुमारी की है। ठीक है, कुंभकोणम पान का पत्ता ये कहाँ का है? ये थंजावुर का है। और वहीं पर देखा जाए जो थोवालाई फूल की माला है ये कन्याकुमारी की है। इसको भारत सरकार के द्वारा जीआई टैग प्रदान किया गया है। इस मान्यता के साथ ही तमिलनाडु के कुल जीआई टैग उत्पादों की संख्या कितनी हो गई है? 62 जीआई टैग वर्तमान में देखा जाए तो तमिलनाडु के पास हो गए हैं। यहां पर ये याद रखिएगा, जो कुंभकोणम पान का पत्ता है ये थंजावुर के लिए, थंजावुर का प्रसिद्ध है, और वहीं पर जो थोवालई फूल की माला है ये कन्याकुमारी के हैं। ठीक है, आगे हम चर्चा करें, कुंभकोणम पान के पत्तों के बारे में जान ले तो थंजावुर की उपजाऊ कावेरी नदी घाटी में उगाया जाता है, जिससे इसमें अनूठा स्वाद और सुगंध होता है। आगे देखें, तिरुवैयूर, पापनाशनम, तिरुवेंद्रम, ध्रुव तथा कुंभकोणम और राजागिरी क्षेत्रों में इसको उगाया जाता है। दूसरा है थेवालाई फूल की माला, तो दक्षिण तमिलनाडु में, केरल में प्रसिद्ध है। दक्षिणी तमिलनाडु और केरल में यह प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे देखें, सफेद, लाल और हरे फूलों की बुनी कलात्मक माला, जिसे चटाई जैसी शैली में तैयार किया जाता है, अपनी अनूठी शिल्पकारी और फूलों की विशेष व्यवस्था के लिए पहचानी जाती है थोवालई फूलों की माला। और नाम याद रखिएगा, ये किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से संबंधित है। परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में कुंभकोणम पान का पत्ता और थोवालई फूल की माला को जीआई टैग प्रदान किया गया है, इनका संबंध निम्नलिखित में से किस प्रदेश से है? ठीक है, या किस राज्य से है? तमिलनाडु से इनका संबंध है। तो यहाँ पर आज अपने इस वीडियो में हमने लगभग 12-13 जो महत्वपूर्ण खबरें रही आज की उन पर चर्चा किया। चलिए कुछ प्रश्न है, इन प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, डॉक्टर पूनम गुप्ता को भारतीय रिजर्व बैंक की डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। दूसरा कथन है, उन्होंने यह पद माइकल देवव्रत पात्रा के स्थान पर संभाला है, जिन्होंने जनवरी 2025 में इस्तीफा दिया था। कौन सा विकल्प सही है? केवल कथन 1 सही है, केवल कथन 2 सही है, दोनों कथन सही है, इनमें से कोई भी नहीं सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? जवाब दीजिए।
मनोज कुमार को उनकी देशभक्ति फिल्मों के लिए भारत कुमार के नाम से जाना जाता है। उन्हें केवल दादा साहब फाल्के पुरस्कार से ही नवाजा गया था, पद्मश्री से नहीं। केवल कथन 1 सही है, केवल कथन 2 सही है, दोनों कथन सही है, दोनों कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? 3 कह रहा है अनंत नगर योजना का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। यह योजना लखनऊ में 1000 एकड़ क्षेत्रफल पर फैली हुई है। कौन सा विकल्प सही है? केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, दोनों कथन सही है, या जो कथन 1 सही है पर कथन 2 में क्षेत्रफल गलत है? ठीक है, ऐसा कह रहा है। आपको बताइए कौन सा सही है ऑप्शन यहां पर सटीक रूप से। चलिए यहां पर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्टार्टअप महाकुंभ 2025 का आयोजन नई दिल्ली में के प्रगति मैदान में हुआ। कहां पर? नई दिल्ली के प्रगति मैदान में हुआ। यहां पर देखा जाए इसमें 3000 से अधिक स्टार्टअप्स और 1000 से ज्यादा इन्वेंटर्स ने भाग लिया। कौन सा विकल्प सही है? केवल 1 कथन सही है, केवल 2 कथन सही है, दोनों कथन सही है, दोनों कथन गलत है। और अंतिम प्रश्न क्या है? प्रश्न संख्या 5 देखा जाए शुभांशु शुक्ला मई 2025 में नासा इसरो संयुक्त मिशन के तहत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाएंगे। वे अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय होंगे। अंतरिक्ष में जाने वाले, स्पेस में जाने वाले पहले भारतीय होंगे। आपको बताना है कौन सा कथन सही है। केवल कथन 1 सही है, केवल कथन 2 सही है, दोनों कथन सही है, या केवल कथन 1 सही है जबकि कथन 2 आंशिक रूप से सही है। ठीक है, तो इसका उत्तर दीजिएगा। यहां पर देखिए ऐसे प्रश्न आपसे कथन जो है ना, कथन चौथा, ऐसे प्रश्न भी आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि केवल कथन 1 सही है जबकि कथन 2 आंशिक रूप से सही है, मतलब थोड़ा सही है थोड़ा गलत है, ऐसा आपको बताना है। तो ये 5 प्रश्न है। इन पांचों प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा? अपने दोस्तों के साथ वीडियो को साझा भी करते रहिए। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करते रहिए। पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी किया करिए, और जो आपके कमेंट हैं, फीडबैक है, उनको आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करिए। जब आपके सुझाव होंगे, आपके सुझावों पर विचार किया जाता है। जैसे आपके सुझाव होते हैं, उन्हीं सुझावों पर आगे की जो प्रक्रिया है उसको भी अपनाई जाती है। क्या हमको आगे करना है, क्या इनोवेटिव करना है। वरना जो ढर्रा हमारा जैसे करंट अफेयर जैसे है, अब इसमें क्या इनोवेटिव हम कर सकते हैं, इसके बारे में सुझाव कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स सबके लिए ओपन है, सबके लिए एकदम खुला हुआ है। आप आसानी से सारी चीज़ें अपनी बातें रख सकते हैं, और मैं हर कमेंट पढ़ता भी हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर इन प्रश्नों का जवाब आप दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।